हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, जिसमें हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। साथ के साथ हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हम इजी वे में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए ये चीज़ें। और मैंने आप लोगों को अपनी हर एक वीडियो में बताया है कि हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपके बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अकाउंटिंग के, तब आपको एडवांस लेवल पे काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका। देखिए, हम जब भी अपना अकाउंटिंग रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं तो हमारा क्या मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। अब आप ये देखिए, उस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए हमारे पास टू बेसिस हैं। एक है हमारा कैश बेसिस, एक है हमारा एक्रूअल बेसिस, ठीक है। देखिए, one of the main objectives of accounting is to ascertain the profit or loss of a business enterprise at the end of an accounting period. There are two bases of ascertaining profit or loss, ठीक है। कौन कौन से हम बात करते हैं, कैश बेसिस की एंड एक्रूअल बेसिस की। ये आपको ध्यान रखना है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। बेसिकली ये जो बेसिस हैं ये हमें ये बताते हैं जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपना अकाउंटिंग रिजल्ट निकालेंगे, जैसे कि P&L वगैरह, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, तो हम क्या बेस यूज़ करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उन्हें आगे क्लासिफाई, ये सब चीज़ें करने का, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम बेसिकली कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पढ़ते हैं। तो अब दोनों में क्या क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं ये देखिए। सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो है ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो कैश में होंगी। कैश का मतलब अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं या अगर आप कैश में कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ही आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे मान लो आपकी इनकम थी वो लास्ट से लास्ट ईयर की, ठीक है, बट आपको इस साल मिल रही है, लेकिन कैश में तो अभी मिल रही है, तो आप इस बेसिस के अकॉर्डिंग, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जबकि आप आगे एक्रूअल बेसिस में पढ़ेंगे कि जिस साल की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो हमें कैश में मिली है या कैश में हमने पेमेंट किया है चाहे नहीं किया, अगर वो एक्रू हो गई है, ठीक है, तो हमें उसे रिकॉर्ड करना है, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। यानी कि इसका एक एग्जांपल लीजिए। सपोज हमारे बिजनेस ने अपनी एक बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है। अब जो रेंट है वो उसकी क्या है, इनकम है, ठीक है। सपोज हर मंथ जो है 5000 रेंट आता है, ठीक है, 5000 रेंट आता है। अब आप ये देखिए, वैसे तो पूरे साल का 60,000 बनता है, ठीक है, लेकिन सपोज हमें कैश जो है सिर्फ 55,000 का मिला है। तो अगर हम कैश बेसिस की बात करें ना, तो हम सिर्फ 55,000 को रिकॉर्ड करेंगे। इनकम तो हमारी 60,000 की है, क्योंकि पूरे 12 महीने की अगर हम बात करें तो 12 5 60, ठीक है, 60,000 की बनती है, बट हमें कैश में कितनी मिली है, ये पॉइंट है। कैश में हमें मिली है 55,000, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। यानी कि जब तक हम उनको तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो कैश में नहीं मिलती, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम दोनों पे अप्लाई होता है। एक्सपेंसेस को भी तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो कैश पे पेमेंट होगी उनकी, ठीक है। इन अदर वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। ये मेन लाइन है, ध्यान रखना। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उनको आप कह सकते हो इग्नोर किया जाता है टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें आपका जो प्रॉफिट है ना, दस प्रॉफिट इज मेयरली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसीट्स
in respect of sale of goods and other incomes over actual payments in respect of purchase of goods, expenses on wages, salary, rent, etc. यानी कि सिंपल सी बात है, जो अगर हम कहें प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल रिसीट्स होंगी, जो आपको एक्चुअली कैश में मिली है, ठीक है, उसमें से आप लेस कर देंगे अपनी एक्चुअल पेमेंट्स को। एक्चुअल पेमेंट्स को जब आप लेस कर देंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वही प्रॉफिट होगा, इसके अकॉर्डिंग, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये चीज़ ध्यान रखना, इनकम और जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन से अकाउंट से प्रिपेयर होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बस ये ध्यान रखना है, जब भी आपको पूछना हो, पता कोई पूछे या आपका एमसीक्यू भी आए कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें आप लोग जो है प्रॉफिट निकालने के लिए या इनकम निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि हम कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स का डिफरेंस देख रहे हैं इनकम निकालने के लिए, ठीक है। और ये वाला जो बेसिस है ये यूजफुल जनरली जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं ना, लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एटसेट्रा, ओके। देखिए, अगर मैं अब एडवांटेजेस की बात करूं कि क्या एडवांटेज है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, सिंपल सी बात है, एक ये काफ़ी सिंपल है, रियलिस्टिक है, क्योंकि जो एक्चुअली में आपको पेमेंट मिली है, जो भी आपने पेमेंट की है, रिसीव हुई है, रियलिस्टिक है, सिंपल है, और जो कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि अगर आपके पास एक्चुअली में हाथ में कैश आया है या आपने एक्चुअली में पेमेंट की है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच होता है ना, तो उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और इसमें हमें जो है एस्टिमेट्स का यूज़ करने की नीड नहीं है, ना ही पर्सनल जजमेंट का, बिकॉज एक्चुअल जब वो ट्रांजेक्शन हो रही है तभी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये लोग जहाँ पे जनरली ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैश बेसिस पे, तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो क्या है, सुटेबल है, ओके, ये ध्यान रखना। अब देखो डिसएडवांटेज हैं इस सिस्टम के, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसके डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला क्या है कि इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ध्यान रखना, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, वो हमारा जो है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप ये देखिए, इसने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर किया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे मान लो अब आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, अब आप रेंट पे कर रहे हो, सपोज आपने सिर्फ पूरे साल का, वैसे आपका 60,000 बनता है, ₹5,000 मंथ के अकॉर्डिंग, बट आपने सिर्फ ₹55,000 दिया। अब आपका आउटस्टैंडिंग तो 5,000 अभी भी है, बट आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। इन द सेम वे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप पहले ही पे कर देते हो, एडवांस में ही पे कर देते हैं, ठीक है। एक्रूड इनकम, आपकी जो इनकम आपने अर्न कर लिया बट आपके हाथ में अभी कैश में नहीं आई है, ठीक है, तो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब अभी वो आपकी इनकम बनी नहीं है, आपको अर्न नहीं की है, फिर भी आपको वो मिल गई है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, जो ये नोट नहीं करता है। कौन सा हमारा ये वाला क्या कहते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनको नहीं रिकॉर्ड करता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से ये ट्रू एंड फेयर व्यू हमें नहीं देता है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा चांस है कि जो मैनिपुलेशन है प्रॉफिट का किया जाए, ठीक है, क्योंकि जो पेमेंट्स है वो या तो क्या हो सकती है, डिले की जा सकती है जानबूझ के, या फिर जल्दी की जा सकती है। सिमिलरली इनकम्स में भी पोस्टपोन्ड और कलेक्टेड अर्ली, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अब आपको पता है जब पेमेंट आपने पहले कर दी तो आप उसको अपना माइनस ही करेंगे। अगर आपने पेमेंट मतलब पहले ही क्या ले ली, कलेक्ट कर ली, अर्ली कलेक्ट कर ली, तो भी आपका इनकम क्या शो होएगी, ज़्यादा शो होएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है आपका जो है मैनिपुलेशन हो सकता है प्रॉफिट का इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
देखिए और क्या है, सिंस कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन कैश बेसिस। देखो कैपिटल आपकी जो होती है जनरली वो लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। रिवेन्यू आपकी जनरली विद इन 1 ईयर वाली होती हैं, ठीक है। इसमें तो आपने जस्ट ये देखना है कि कैश पेमेंट हुआ है या कैश रिसीव हुआ है, आप इनमें डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे एक्रूअल बेसिस वगैरह में ये आप चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सिस्टेंसी नहीं रहती है हमारे पास। जो डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं ना, कॉन्सिस्टेंसी नहीं रहती है, क्योंकि हमें कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स को डिफर करना, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इसको, इस बेसिस को जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है। देखिए अब हम करेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, एक्रूअल बेसिस में क्या, इसके नाम से ही इंडिकेट होगा, जब भी कोई इनकम एक्रू होगी, ठीक है, जब भी कोई एक्सपेंस इंकर होगा, एक्रू होगा, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे उसके लिए हमने कैश में पेमेंट किया है या कोई ऐसी इनकम वो एक्रू हो गई है, चाहे हमने उसको कैश में रिसीव किया है या नहीं किया, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड irrespective of the fact whether cash is received or not। यही मैंने आपको बताया कि चाहे कैश मिला है या नहीं मिला, अगर वो आपने इनकम अर्न कर ली है वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब जैसे मान लो अगर सेल क्रेडिट में किया है, ठीक है, ध्यान रखना अगर सेल क्रेडिट में किया गया है तो यहाँ पे हम इसको उस पीरियड के टोटल सेल्स में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। Similarly, expenses are recorded when they are incurred or become due and not when the cash is paid for them। यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि क्या हमने उस एक्सपेंस का कैश में पेमेंट किया है या नहीं किया, हम ये नहीं देखेंगे। अब सपोज अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है लेकिन हमने पे नहीं किया, लेकिन इसको हम लोग एक्सपेंस ही मानेंगे फॉर द पीरियड व्हेन इट इज ड्यू, जब ये ड्यू हो जाएगा, नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज पेड। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारा क्या हुआ, सपोज हमने 12 मंथ्स का रेंट देना है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को। अब हमने क्या किया, जैसे मान लो वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 5000 पर मंथ आप रेंट दे रहे हैं, आपने सपोज 10 मंथ्स का रेंट दे दिया। ओके, 10 मंथ्स का तो आपने कैश में पेमेंट कर दिया, मतलब वो दे दिया आपने, यानी कि वो आपका, आपने 5000 का था तो इंटू 10 आपने 50,000 दे दिया। बट अब आप ये देखिए 2 मंथ्स का आपने अभी पे नहीं किया, लेकिन वो अमाउंट ड्यू तो हो गया ना उस पीरियड के लिए। मेन यहाँ पे ड्यू देखना है, कब वो चीज़ ड्यू हो रही है। तो ये जो आपका 500 इंटू 2, सॉरी 5000 इंटू 2, जो 10,000 है ना, वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है और वो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है एज एन एक्सपेंस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हैंस हम ये कह सकते हैं एक्रूअल बेसिस में कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना एक पर्टिकुलर पीरियड का, फॉर एग्जांपल जनरली हमारा जो पर्टिकुलर पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो 1 अप्रैल, ठीक है, टू 31 मार्च रहता है, यही रहता है हमारा। तो ये जो है इज द रिजल्ट ऑफ मैचिंग ऑफ द रेवेन्यूज अर्न्ड एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि जो भी हमने रेवेन्यू अर्न किया है उसको, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैच किया जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूअड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सभी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, ऑल द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में जनरली जो आपने उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं ना हमारे कैश बेसिस के, वो इसके एडवांटेज हैं। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को शो नहीं करता है, ना ही ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। बट जो आपका एक्रूअल बेसिस है वो डिस्क्लोज करता है ट्रू प्रॉफिट और लॉस को, ठीक है। It discloses true profit or loss for a particular period and also depicts true financial position of the business at the end of a particular period because it takes into account all the transactions relating to a particular period।
क्योंकि ये सभी ट्रांजैक्शंस को लेता है एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड एंड टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों टर्म आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कोई भी टर्म आपको क्लियर ना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसका एडवांटेज क्या है, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, ओके। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी रहती है हमारी कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन एक्रूअल बेसिस, क्योंकि हम कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। और ये जो एक्रूअल बेसिस है ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज भी किया है, ओके। अगर अब मैं बात करती हूँ इसके डिसएडवांटेजेस की, तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसका। एक तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरह ये सिंपल नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको एस्टिमेट्स और पर्सनल जजमेंट यूज करने पड़ते हैं, ओके। देखिए अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और ये डिफरेंस से ना आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका रिवाइज हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। देखिए अब अगर सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन की। अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हमने पढ़ा है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जो एक्रूअल बेसिस है उसमें कैश वाली को तो रिकॉर्ड किया ही जाता है एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। अगर नेक्स्ट की हम बात करें दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। अब आप ये देखिए अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो उन्हीं इनकम को रिकॉर्ड किया जाएगा विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम्स आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश, जबकि जो आपका एक्रूअल बेसिस होता है उसमें ऑल द इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड फॉर देम और नॉट। चाहे उनके लिए हमें कैश मिला है चाहे हमें कैश नहीं मिला है, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। इन द सेम वे अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस की, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश, ठीक है। यानी कि जो आपने कैश में पेमेंट किया है, जबकि जो एक्रूअल बेसिस है चाहे आपने कैश में पेमेंट किया है चाहे नहीं किया, अगर वो इंकर हो गए हैं तो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ओके। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये चारों टर्म्स मैंने आपको बताई भी हैं। देखिए जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका क्या मीनिंग है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके ड्यू हो गए हैं बट आपने पे नहीं किए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में ही पे कर दिए हैं। एक्रूड इनकम जो आपने अर्न अभी इनकम कर ली है बट अभी आपको मिली नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऐसी इनकम जो आपको मिल गई है अभी एडवांस में बट अभी आपकी जो वो इनकम है एक्रू नहीं हुई है, ठीक है। तो जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो इन चीज़ों को कंसीडरेशन में नहीं लेता है, जबकि जो आपका एक्रूअल बेसिस है वो इन चीज़ों को कंसीडरेशन में लेता है, ठीक है। अब देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। अब आप ये देखिए जो आपका कैश बेसिस है वो इसमें डिस्टिंक्शन नहीं करता है आपका कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में, जबकि जो आपका एक्रूअल बेसिस है वो कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में डिस्टिंक्शन करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। लीगल पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो कैश बेसिस है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, जबकि जो आपका एक्रूअल बेसिस है उसको किया गया है, ओके। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज असरटेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं बात करूं कैश बेसिस की, ठीक है, उसमें क्या होता है कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसने क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। यानी कि सभी कैश और क्रेडिट, यहाँ पे बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को तो ये करता ही है, जबकि जो आपका एक्रूअल बेसिस है उस पर करेक्ट P&L पता चलता है। क्यों, क्योंकि वो कंप्लीट रिकॉर्ड करता है सभी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी में अगर हम पढ़े तो ये वाला बेसिस जो कैश बेसिस सुटेबल है वो प्रोफेशनल पीपल के लिए है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स के लिए, जबकि जो आपका एक्रूअल बेसिस है
वो सभी मोस्टली सभी बिजनेस एंटरप्राइजेज अडॉप्ट करती है जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है। ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।